क्या एससी एसटी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में भी क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू होना चाहिए? अचानक से शुरू हुई ये बहस शायद आपने भी देखी सुनी हो। बहस इसलिए हो रही क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां सरकार ने भी बाकायदा हलफनामा लगाकर जवाब दिया है कि वो क्या चाहती है, और इसी के साथ ये राजनीति का मुद्दा भी बन गया है। पर कहानी सिर्फ आज की नहीं है, ये बहस बहुत पुरानी है। दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य केस सहित कई मुकदमे हैं जिनको आपको जानना समझना चाहिए, तभी आप इस बहस को समझ पाएंगे। और ये भी कि क्यों आरक्षण ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई भी राजनीतिक पार्टी हाथ लगाने से बचने की भरपूर कोशिश करती है। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी, आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट में दिए सरकार के ताजा हलफनामे की। सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दायर की थी। इसके अलावा 2025 में रमाशंकर प्रजापति ने भी एक रिट पिटीशन दाखिल की थी। दोनों याचिकाकर्ताओं की तरफ से तर्क दिया गया था कि एससी एसटी समुदाय में जिन परिवारों के सदस्य उच्च सरकारी पदों पर पहुंच चुके हैं या जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। इससे आरक्षण का लाभ हाशिए पर रह रहे एससी एसटी समुदाय के लोगों तक भी पहुंच पाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में इन दोनों याचिकाओं को खारिज करने की मांग की। सरकारी हलफनामे में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी साफ तौर पर यह नहीं कहा है कि एससी और एसटी पर क्रीमी लेयर लागू होगी। फैसले में क्रीमी लेयर का जो जिक्र है वो सिर्फ एक सामान्य टिप्पणी है और वो ओबीसी तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों एससीबीसी के संदर्भ में है, एससी एसटी के लिए नहीं। इसके अलावा सरकार की तरफ से दायर हलफनामे में यह भी कहा गया है कि किन वर्गों को एससी या एसटी में रखना है, किसे निकालना है, ये अधिकार सिर्फ संसद के पास है। संविधान के आर्टिकल 341 और 342 के तहत इस मामले में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। कोई राज्य सरकार, कोई ट्रिब्यूनल और किसी कोर्ट के पास एससी एसटी लिस्ट में बदलाव का अधिकार नहीं। कुल मिलाकर अगर आसान भाषा में समझा जाए तो केंद्र सरकार ने कोर्ट में साफ कर दिया कि वो एससी एसटी आरक्षण के मौजूदा स्वरूप में रत्ती भर भी बदलाव नहीं करने वाली है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि एससी एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर की बात आखिर उठ क्यों रही है। आइए इस पूरे मामले को थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। कहानी की शुरुआत पंजाब से होती है। 1975 में पंजाब सरकार ने अपने राज्य में लागू एससी आरक्षण की विवेचना में पाया कि वाल्मीकि और मजहबी जैसे समुदाय आरक्षण का लाभ लेने में पिछड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने एससी कोटे के अंदर 50% सीटों पर फर्स्ट प्रेफरेंस की व्यवस्था कर दी। मतलब 50% सीटों पर मजहबी और वाल्मीकि समुदाय के कैंडिडेट्स को वरीयता दी जाने लगी। अगर इन समुदायों से कोई कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में दूसरे अनुसूचित जाति समुदाय को वो सीट मिल जाती थी। पंजाब की देखा देखी आंध्र प्रदेश ने भी एससी कैटेगरी में वर्गीकरण की शुरुआत की, लेकिन ईवी चिनैया ने मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच बैठी। 2004 में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एससी एसटी कैटेगरी के वर्गीकरण के सवाल पर एक लैंडमार्क फैसला माना गया। कोर्ट ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 341 के तहत बनाई गई एससी कैटेगरी की सूची होमोजीनियस, मतलब कि उसमें और वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पंजाब में 1975 से चल रही कोटे के भीतर कोटे की व्यवस्था भी अवैधानिक हो गई। लेकिन पंजाब में 30% आबादी दलित समुदाय से आती है। उसमें से वाल्मीकि और मजहबी सिख समुदाय राजनीतिक समीकरण में अहम कड़ी हैं। ऐसे में पंजाब सरकार ने राजीव गांधी के आजमाए हुए फॉर्मूले से तोड़ निकालने की कोशिश की। शाहबानो केस में राजीव गांधी सरकार ने संसद के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। पंजाब में तत्कालीन अमरिंदर सिंह सरकार ने भी यही कारनामा विधानसभा के जरिए करने की कोशिश की। उन्होंने विधानसभा में पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006 पेश किया। इसके अनुच्छेद 4 की धारा 5 में मजहबी और वाल्मीकि समुदाय के आरक्षण में विशेष प्रावधान रखे गए थे। पंजाब सरकार के इस फैसले को दविंदर सिंह ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी। दविंदर सिंह चमार महासभा से जुड़े हुए थे। उन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई कि पंजाब सरकार का ताज़ा बिल सुप्रीम कोर्ट की ईवी चिनैया बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के मामले में सुनाए गए फैसले के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने दविंदर सिंह के तर्क को माना और इस नए बिल के अनुच्छेद 4 की धारा 5 को निरस्त कर दिया। पंजाब सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इस मामले में 2020 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच बैठी। इस बेंच ने 2004 में दिए गए ईवी चिनैया बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के फैसले को पलट दिया। कोर्ट का कहना था कि अगर ओबीसी में क्रीमी लेयर का प्रावधान हो सकता है तो एससी कोटे में क्यों नहीं हो सकता। इसके बाद ये मामला 7 जजों वाली संविधान पीठ को भेज दिया गया। 1 अगस्त 2024 के रोज तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में बैठी संविधान पीठ ने इस मामले में 6 बनाम 1 के बहुमत से फैसला सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एससी कैटेगरी को होमोजीनियस कैटेगरी नहीं माना जा सकता। अगर कोई राज्य ठोस आंकड़ों से साबित कर दे कि कोई समुदाय दूसरे से ज्यादा वंचित है तो उसके लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। इस तरह 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ईवी चिन्हैया बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के मामले में दिए गए फैसले को पलट दिया। इसे मीडिया के तमाम विश्लेषणों में एससी एसटी कैटेगरी में क्रीमी लेयर के तौर पर बताया गया। हालांकि यहां गौर करने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी क्रीमी लेयर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। अब यहां सवाल उठता है कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर का शिगुफा आया कहां से फिर? इसके लिए हमें दो कानूनी फैसले समझने पड़ेंगे। पहला 1992 का इंदिरा साहनी केस और दूसरा सुप्रीम कोर्ट की आरक्षण के मामले में की गई हालिया टिप्पणी से। पहले चलते हैं इंदिरा साहनी केस की तरफ। 13 अगस्त 1990 केंद्र की विश्वनाथ प्रताप सिंह की जनता दल सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। इसके खिलाफ देश की तमाम यूनिवर्सिटीज में प्रदर्शन शुरू हो गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र राजीव गोस्वामी ने ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के विरोध में आत्मदाह कर लिया। उस दौर में यह सबसे बड़ी राजनीतिक बहस बन गया था। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया। पत्रकार इंदिरा साहनी और उनके कुछ साथियों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली कि ओबीसी आरक्षण लागू करना संविधान के आर्टिकल 16 के तहत दिए गए समता के अधिकार का उल्लंघन है। क्योंकि मामला मौलिक अधिकारों के हनन का था, लिहाजा इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में हुई। 9 जजों की पीठ ने 16 नवंबर 1992 को इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओबीसी के लिए 27% आरक्षण वैध है, ये मौलिक अधिकार का हनन नहीं है। ओबीसी में क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर किया जाए। सामान्य परिस्थितियों में कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। आरक्षण नियुक्ति यानी कि इनिशियल अपॉइंटमेंट तक सीमित रहेगा, पदोन्नति प्रमोशन में ये नहीं होगा। यह फैसला आज भी लैंडमार्क माना जाता है क्योंकि इस फैसले में कोर्ट ने आरक्षण की पात्रता सुनिश्चित की। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आर्थिक आधार पर पिछड़ापन ही आरक्षण के लिए काफी नहीं है, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन भी जरूरी शर्त है। साथ ही कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा दी ताकि आरक्षण का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। अब आते हैं दूसरे केस पर। 22 मई को सुप्रीम कोर्ट में क्रीमी लेयर पर एक मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीवी रत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने एक ओरल ऑब्जर्वेशन रखा। कोर्ट ने सवाल किया, अगर माता पिता दोनों आईएएस हैं तो बच्चे को आरक्षण क्यों चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हालांकि ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर लेकर थी, लेकिन इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर एससी एसटी कोटे में क्रीमी लेयर को लेकर बहस शुरू हो गई। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगीं, जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में विस्तार से आपको बताया था। एससी एसटी कोटे में सब कैटेगरी की मांग करने वाले पक्ष का कहना है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में आने वाले कई समुदाय समय के साथ साथ आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर मजबूत हुए हैं और वो इस कोटे का ज्यादातर हिस्सा ले जाते हैं, जबकि कई समुदाय 75 साल के आरक्षण के बावजूद कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और नौकरी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जनरल कैटेगरी एक्टिविस्ट डॉक्टर नेहा दास अपने एक एक्स पोस्ट में राजस्थान के मीणा समुदाय की ओवर रिप्रेजेंटेशन का उदाहरण देती हैं। नेहा के मुताबिक भारत में 744 समुदाय अनुसूचित जनजाति वर्ग में लिस्टेड है। मीणा समुदाय कुल आदिवासी जनसंख्या का 4.5% है, लेकिन 2016 से 2025 के बीच होने वाली यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षाओं में एसटी कोटे का 48% हिस्सा अकेले मीणा समुदाय के पास गए। यानी मीणा समुदाय को मिलने वाला लाभ उनकी जनसंख्या से 10 गुना ज्यादा है, जैसा कि ये दावा है। ये डेटा आरक्षण व्यवस्था की विसंगति को दिखाता है। ऐसे में बार बार मांग उठती है कि आरक्षण व्यवस्था का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, लेकिन भारत जैसे देश में जहां राजनीति में जातिगत पहचान इतनी अहम है, वहां कोई भी राजनीतिक दल ये जोखिम उठाएगा, इसमें संदेह है। राजनीतिक दलों का यह भय बेबुनियाद भी नहीं है। सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र सरकार का केस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सुभाष काशीनाथ महाजन महाराष्ट्र के टेक्निकल एजुकेशन विभाग के डायरेक्टर थे। उनके विभाग में काम कर रहे 2 अधिकारियों पर भास्कर गायकवाड़ नाम के अनुसूचित जाति कर्मचारी ने जातिगत भेदभाव और जाति सूचक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। इन 2 अधिकारियों के ऊपर अभियोजन चलाने के लिए सुभाष महाजन से प्रशासनिक अनुमति मांगी गई। महाजन ने अनुमति नहीं दी। इसके बाद उनके खिलाफ भी एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। महाजन का कहना था कि उन्होंने बतौर डायरेक्टर अपने प्रशासनिक अधिकारों का इस्तेमाल किया था। इस मामले में फैसला सुनाते हुए जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने एससी एसटी एक्ट के दुरुपयोग को गंभीरता से लेते हुए कुछ निर्देश जारी किए। कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट के तहत होने वाले मुकदमों में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर कोई मुकदमा आता है तो उसकी जांच डीएसपी स्तर का अधिकारी करे और गिरफ्तारी के लिए एसएसपी की अनुमति होनी जरूरी है। साथ में अगर प्रथम दृष्टया मुकदमा नहीं बनता तो आरोपी को अग्रिम जमानत दी जाए। कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा, SC/ST एक्ट निर्दोष लोगों को ब्लैकमेल करने का साधन नहीं बन सकता। केवल आरोप लगा देना किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन अदालत के इस फैसले को लेकर अनुसूचित जाति वर्ग की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई। इसे जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ मिली कानूनी सुरक्षा को कमजोर किए जाने के तौर पर लिया गया। इस फैसले के खिलाफ अनुसूचित वर्ग के संगठनों की तरफ से पूरे भारत में बंद का ऐलान किया गया। भारत में कई जगहों पर हिंसा हुई, सरकार दबाव में आई और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की गई। 2018 के मॉनसून सेशन में सरकार की तरफ से SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2018 पेश किया गया। इस बिल में नई धारा 18A जोड़ी गई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलट दिया गया। इसी तरह से साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब की बार 400 पार का नारा दिया गया। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया कि बीजेपी 400 सीटें हासिल करके संविधान में बदलाव करना चाहती है और आरक्षण को हटाना चाहती है। बीजेपी का 400 पार का नारा उल्टा पड़ता दिखाई दिया। लगातार 2 चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी 2024 के चुनाव में 240 सीटों पर सिमट जाती है। कुल मिलाकर आरक्षण आज देश में वो गर्म आलू है जिसे कोई भी हाथ में पकड़ना नहीं चाहता है। आरक्षण पर एक बयान चुनावी नतीजे बदल सकता है। कोई भी पार्टी इतना बड़ा राजनीतिक रिस्क नहीं लेना चाहती। दूसरी तरफ रिजर्वेशन सिस्टम में कई ऐसी खामियां हैं जिन्हें दूर करके और प्रभावी बनाया जा सकता है। आज भी एक पूरी आबादी है जो हाशिए पर है। SC/ST को लेकर देश और राज्यों में सामाजिक न्याय मंत्रालय हैं, आयोग है, आरक्षण की व्यवस्था है, वजीफे हैं, फिर भी एक बड़ा हिस्सा स्कूल और कॉलेज का मुंह नहीं देख पा रहा है। इस वर्ग तक आरक्षण का लाभ कैसे पहुंचेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि चुनावी गणित में आरक्षण वो बिल्ली बन गया है जिसके गले में घंटी बांधने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी विनय सुल्तान ने। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे अनुराग। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।